अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सर क्रीक सेक्टर में तारीख और जोग्राफिया बदलने की धमकी दी, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का दावा किया है। इसके जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से कोई एडवेंचर खारिज से इम्कान नहीं, ताहम जो नुकसान भारत को होगा उस पर वो ज़रूर सोचेंगे। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा भी हुआ है। सवाल आज का यह है कि भारत की जारहाना बयानबाजी और जंगी जुनून पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमल सफरा साहिबा और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। महमल, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। भारत की जारहाना बयानबाजी और जंगी जुनून हमने देखा, इससे पहले भी देखा, इस बार पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? अच्छा, वैसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया में इसके बारे में सब कुछ के बारे में क्या कहा जा रहा है। मेरी उधर चंद सहाफ़ियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार के इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं और मोदी रजीम को जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रंट से सुबकी हुई है। सबसे पहले तो आप देख लें कि जो मई में इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो एक बुरी तरह से शिकस्त दी गई भारत को, तो एक तो वो वजह थी। फिर आपने देखा उसके बाद ट्रंप के साथ जो उनके मामलात हुए, तो उसकी वजह से जो टैरिफ्स में इंक्रीज हुआ, फिर H1B वीज़ा वाला इशू है। फिर आप देख लें कि जो खित्ते के अंदर या उनके इर्द गिर्द जो उनके नेबर्स हैं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बाकी इस तरह के जो मालिक हैं, उनके साथ नाराजगी, और उसके अलावा एक इंटरनेशनली भी उनको काफ़ी आइसोलेशन का जो है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। तो इस पर उन सहाफ़ियों की भी यही राय है, वहाँ के सहाफ़ियों की, कि ये जो राजनाथ सिंह या ये जो इनके सियासतदान इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, वो एक्चुअली डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, जो कि इनके लिए बिहार के इलेक्शंस बहुत अहम हैं और उसको एक क्लोजली वॉच करें। अच्छा, जहाँ तक उनके आर्मी चीफ ने जिस तरह की बात की, और खैर जो उनके एयर चीफ ने तो एक मजाका खेज 5 महीने बाद जिस किस्म के उन्होंने दावे किए कि ये जहाज गिर गया, वो जहाज गिर गया, दुनिया को पता ही नहीं चला बशर, और मतलब कि उनके ख्यालों में या ख्याली पुलाव जो उन्होंने बनाया है, वो जहाज उन्होंने बताया कि कौन से उन्होंने मार गिराया। तो जो आर्मी चीफ का जो बयान था, बड़ा इररिस्पॉन्सिबल था। लेकिन उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि क्योंकि उनकी आर्म्ड फोर्सेस को इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है मई के बाद, कि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है, उनकी एक डेस्परेशन है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। फिर ये जो सहाफ़ी हैं जिनसे जिनसे बात हुई, अच्छा, इन लोगों की जो है मुलाकातें होती हैं, जो सीनियर लोग होते हैं हुकूमत के अंदर भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, बाकी भी जो उनकी मिलिट्री वगैरह के अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। यानी कि पहलगाम के बाद बिल्कुल ये बात थी कि वहां पर ये बातें हो रही थी कि अटैक करना है, कब करना है, प्लानिंग हो रही थी जिस तरह से भी, लेकिन इस वक्त उन्होंने कहा कि कोई इस तरह के हमने बिल्कुल भी सीरियस लोगों से कोई इस तरह के विस्पर्स या मर्मर्स नहीं सुने। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि एक और निशानदेही होती है कि अगर ऐसी कोई चीज चल रही हो कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं वहां के, तो दिल्ली के अंदर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो भी कोई चीज ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसी चीज नजर नहीं। हाँ, अलबत्ता जो एक बात जिस तरह खारासी साहब ने भी कहा, खारिज इम्कान तो नहीं है, वो इस लिहाज से है कि अगर वहां पर कोई अटैक होता है, जिस तरह आपने पहलगाम के टाइम देखा था, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको बहाना बनाया गया और पाकिस्तान पर अटैक किया गया, तो ये वाली चीज है, ये हो सकती है। पाकिस्तान को जो इसके अंदर करना है वो तो ऑब्वियसली विजिलेंट रहना है। एक और खबर मैं आपको बशर देती चलूं, बहुत अहम, वो ये कि भारत के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिकली और एक इंटरनेशनली उनको जो सुक्की हुई है, तो जो उधर इस वक्त सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये है कि शायद वहां की कैबिनेट के अंदर जो है वो रीशफल हो, और उसके अंदर जो जयशंकर हैं उनको उनकी रिप्लेसमेंट आ रही है, यानी कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो ये भी काफी इस चीज के ज्यादा इम्कानात हैं फिलहाल, ये कि बजाय इसके कि कोई भारत इस तरह का जो मिस एडवेंचर करने की सोचे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी रजीम जो है वो एक बिल्कुल कह लें कि वो पागलपने की हद तक आगे जा सकती है, कोई भी मिस एडवेंचर कर सकती है बगैर किसी रीजन के, तो हम जो है हमें विजिलेंट होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर फिलहाल जो मैंने बात की, वो यही कहते हैं कि हमने ऐसी कोई बात अभी सुनी नहीं। सलीम साफ़ी साहब, ये जो भारत की जानिब से जारहाना बयानबाजी और जंगी जुनून एक बार फिर बयानबाजी की हद तक, या हम देख रहे हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, इस सब की सूरत में पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पहले तो इंडिया का जिक्र करें कि इंडिया को जो सुबकी हुई थी और जो सदमा उनको पहुंचा था,
उससे निकलने में उनको ये 3-4 महीने लगे और अब कुछ वो संभले हैं शायद। और अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डोमेस्टिक फ्रंट है, और डोमेस्टिक फ्रंट पे जो बाहर का इलेक्शन है वो उसके लिए वो अपनी कौम के सामने कोई चूरन उन्होंने बेच रहे हैं। तो एक तो ये इंडिया वाला साइड है। जहाँ तक पाकिस्तानी साइड का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में तो हमें बढ़ के नहीं मारनी चाहिए। हमने अल्लाह ने फ़तह से नवाजा अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से, और बहुत बड़े फ़तह से नवाजा जिसका किसी का वहम गुमान में भी नहीं था। तो हमें भी गुरूर और तकब्बुर का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए और उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब हम वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया से किसी भी वक्त किसी भी हमाकत की तवक्को की जा सकती है। वैसे तो इंडिया कोई बदला नहीं है उसके बाद, ना तो कोई नई जनरेशन की जहाज़ उनके पास का जहाज़ उन्होंने ख़रीदा है कि इस मरतबा सूरत हाल कोई बदली होगी, ना कोई उनके पास नए मिज़ाइल आए हैं, ना बाकी असलहा में कोई उनके पास इम्प्रूवमेंट हुई है। इंडिया की वही हालत है जो कि इससे पहले मई में थी। तो पहले तो वो इस हमाकत का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी प्रेशर की वजह से और अपनी साख बहाल करने के लिए वहाँ की तरफ से कोई एडवेंचरिज़म हो सकता भी है। तो उसके लिए पाकिस्तान को हम वक्त तैयार रहना चाहिए और हमें बढ़ के नहीं मारनी चाहिए, हमें धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। हमें मेरे ख़्याल में बहुत हो गया, हमने बहुत सेलिब्रेट किया अपनी जीत को। तो मज़ीद बार बार हर वक्त इंडिया को उस फ़तह का ताना देकर हमें उनको तैश भी नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन साफ़ी साहब, जिस तरह इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं जहन में होगा भारत के। जी बिल्कुल, ये इस दौरान पाकिस्तान को दिफा के लिहाज से ये एक नई एज हासिल हो गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक ऐसा मुआहिदा हो गया है कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। तो इस मरतबा इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी एडवेंचरिज़म से कबल ये भी सोचेगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये मुआहिदा भी हुआ है। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? इस भारत की बयानबाजी और जारहाना बयानबाजी का जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, बेशक लफाजी भी है, पाकिस्तान का कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली होनी चाहिए इसको टैकल करने के लिए। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इसके थोड़े से 3 अहम पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। दाखिली सतह पे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जो अभी तक कहा गया कि, लेकिन दाखिली सतह पे भी 3 तरह का दबाव है हुकूमत और फ़ौज की क़यादत के ऊपर, जो कि तमाम तर मसाइल के बावजूद किसी गैर ज़िम्मेदाराना जारहियत की वजह बन सकता है। पहला दबाव जो है डेफ़िनेटली जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर है कि वो कुछ कंपनसेट करें अपनी जो शर्मिंदगी है और अपने इमेज को इम्प्रूव करें और एक साबित करें जो इंतहा पसंद और एंटी मुस्लिम, एंटी कश्मीर जो सेंटिमेंट है उसको कैश करके उसका वोट हासिल करें, जो कि बदकिस्मती से तकरीबन 27 साल से बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रही है। और लेट मी आल्सो वार्न कि ये सिर्फ इस वक्त की बिहार के इलेक्शन की बात नहीं है। 27 साल के आप जितने भी इलेक्शंस देखें भारत में, उसमें कोई ना कोई उनके मैनिफेस्टो में, बीजेपी में मैनिफेस्टो तक के लेवल पे कोई मुस्लिम दुश्मनी या पाकिस्तान दुश्मनी के हवाले से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है। 98 का मैं आपको याद कराना चाहूँगा क्विकली कि उन्होंने कहा था कि हम एटमी धमाका करेंगे। हमारे लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन फिर उन्होंने किया, फिर हमने उसका जवाब दिया। फिर बाद में आपने देखा कि उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिव्यू करेंगे, वो उन्होंने की। फिर आपने देखा कि ये सारी कश्मीर की एनेक्सेशन की जो बात थी 2019 में, उन्होंने कहा, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किया उन्होंने। तो मुसलसल 27 साल से आप देखें कि मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी का वोट भी और उनकी नज़रियाती और तस्वीराती अहदाफ का एक बड़ा अहम हिस्सा है ये। एक बात। दूसरी बात ये कि जो दूसरा दबाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो खुद उनकी फ़ौज जो है
वो पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा दिफाई बजट हासिल करती है अपने टैक्स पेयर से। तो उसने भी तो देखें उस पैसे को जस्टिफाई करना है। वो कैसे पाकिस्तान की जो बर्तरी है या कामयाबी है उसको अपने टैक्स पेयर के सामने जस्टिफाई कर सकते हैं। मोदी साहब ने, आपको याद है 2019 में कहा था स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद कि काश हमारे पास राफेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। तो भाई मोदी साहब ने तो अपनी फौज को, अपनी एयरफोर्स को ले दिए राफेल, लेकिन नतीजा तो उससे भी बुरा निकला। तो अब एक जो दूसरा डायनामिक हमें समझना चाहिए वो उनकी फौज की भी मजबूरी अपनी अवाम, अपने रैंक एंड फाइल के मोराल और अपनी सियासी कुव्वत के सामने भी अपने साइज ऑफ आर्सनल, अपने दिफाई बजट, अपने साइज ऑफ फोर्सेस को भी तो उन्होंने जस्टिफाई करना है। और तीसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक लिहाज से इंटरनेशनल भी है। देखें अभी आपने पाकिस्तान सऊदीया दिफाई माहदे की बात की, तो ये कोई मतलब जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो कामयाबी है जो हमने भारत के खिलाफ हासिल की है, उसने एक एतमाद आलमी सतह पे भी हमारे दोस्त ममालिक के दिलों में बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये माहिदा हुआ है। तो भारत को इसका भी शदीद एहसास है कि जब पाकिस्तान ने उनकी स्ट्रेटेजिक रियलिटी जो है वो अमेरिका के सामने भी एक्सपोज कर दी है कि ये चीन को क्या कंटेन करेंगे, ये तो पाकिस्तान की चंद घंटों पे मुहित जो जवाबी कार्रवाई है उसकी ताब नहीं ला सकते। तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अवाम नहीं बल्कि अमेरिका के सामने भी शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने 15-20 साल में अमेरिका को ही साबित करने की कोशिश की थी कि जी हम तो हरावल दस्ता हैं चीन के खिलाफ। तो उन्होंने उस इंटरनेशनल इमेज को भी रिपेयर करना है कि वो एक ग्रेट पावर बनने के काबिल हैं और अमेरिका के अलाई बन सकते हैं। और क्विकली जो सऊदी पाकिस्तान मुआहदा है उसके ऊपर भी जो उनके दफ्तर खारजा का बड़ा एक नपा तुला लेकिन तशवीश पर मबनी एक बयान आया था कि हम इसकी कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर जो मुमकिन असरात हैं उसका जायज़ा लेंगे। इसका मतलब ये है कि उनको तशवीश है और वो समझते हैं कि पाक सऊदी जो ताल्लुकात हैं वो भारत के कौमी सलामती के लिए एक मनफी असर मुरतब कर सकते हैं। आखिरी बात, हमें क्या करना चाहिए? देखिए डिफेंस स्ट्रेटजी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जिस तरह अभी कहा गया कि फौरी तौर पर चंद महीनों के अंदर डिफेंस स्ट्रेटजी या आपकी जो डॉक्ट्रिन और पॉस्चर होता है वो तब्दील नहीं होता, कोई मुल्क कर भी नहीं सकता। इस वक्त जो उनके पास हथियार हैं, जो ट्रेनिंग है, जो पॉस्चर है, वो फौरी तौर पर आप तब्दील नहीं कर सकते। और मैं क्विकली कमेंट कर दूं, जो 7 तारीख को उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी 74 जहाज़ों के ज़रिए से और फिर उनके 6-7 तैयारे हमने मार गिराए, उसके बाद आपने देखा अगले 48 घंटों में उन्होंने इस गलती का अजाला करने के लिए स्ट्रैटेजी को चेंज किया। उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया क्योंकि उनके पायलट्स जो थे वो उनका मोराल इतना गिर गया था कि वो डायरेक्टली एक मैन्ड एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में जाना उनके लिए अब ऑप्शन नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने 84 के करीब ड्रोन भेजे और मिसाइल और स्टैंड ऑफ वेपन के जरिए 10 और 9 तारीख को हमला किया। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त कोई फौरी तौर पे उनके पास मुतबादिल हिकमत अमली और वेपन सिस्टम नहीं है। हाँ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ऑप्शन बदकिस्मती से एक तकलीफनाक हकीकत है, उनके पास हमेशा से रही है और उनको बड़ा तजुर्बा और महारत है इस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए। तो हमें इंफॉर्मेशन डोमेन में भी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है उसको देखने, टाइमली दुनिया के सामने एक्सपोज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको याद होगा कि भारतीय मिलिट्री लीडरशिप पे भी ये कहा गया था कि हमने कोई भी एक्शन इस मे कॉन्फ्लिक्ट में हम करते थे, कोई डिसीजन लेते थे तो फौरी तौर पे यूं लगता था कि पाकिस्तान को उसका पता होता था और वो पहले से तैयार होते थे। तो इंटेलिजेंस का, अर्ली वार्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर डेफिनेटली हमारी एयर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन तमाम डोमेन्स में हमें अलर्ट लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उसमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें आपस में मिलकर उन मसलों को हल करने की ज़रूरत है और सिफारती सतह पे भारत को मुसलसल एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि भारत जो है मुसलसल इन्हीं बयानात, यही सैयद मोहम्मद अली साहब यही बात आपसे जानना चाह रहे थे। ये जो हालिया बयानबाजी है, हालिया बयानबाजी इंस्ट्रक्शन है जी, हालिया बयानबाजी भारत की जानिब से जो की गई है, तो क्या इसको पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर उजागर करना चाहिए, हाईलाइट करवाना चाहिए? जी डेफिनेटली, मैं समझता हूँ इसमें सियासी बयान से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो बयान है वो उनकी फौजी क़यादत का है। अगर उनकी फौजी क़यादत ये कह रही है तो वो डेफिनेटली किसी पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन या गाइडेंस के पेश नज़र ये कह रही है, क्योंकि देखिए उनका जो थ्रेट परसेप्शन या मिशन होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप
की डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशन पर ही मबनी होता है। और फिर मैंने जिस तरह गुजारिश की कि खुद उनके मोराल का भी इशू है और वो चाहते हैं कि एक अपनी खजालत और शर्मिंदगी का अजाला करें, तो डेफिनेटली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके नतीजे में कोई जारहियत किसी भी नौयत की मैरीटाइम या ड्रोन्स या एरोस्पेस डोमेन में एक पॉसिबल है। हम डेफिनेटली, लेकिन इंशाल्लाह हमने कोई 5 से 10% से ज़्यादा अपनी सलाहियत पिछली दफ़ा ना इस्तेमाल की, ना उसका मुजाहरा किया। इस दफ़ा हमने जो फतेह 4 का टेस्ट किया है वो इस बात का सबूत है कि हम उनको सिग्नल दे रहे हैं कि अगली दफ़ा जो है ना, हम जवाबी कार्रवाई सिर्फ बॉर्डर एरिया पे आपके मिलिट्री फोर्सेस तक नहीं करेंगे, दिल्ली भी हमारे निशाने पे होगा। इरशाद भट्टी साहब, भारत की जारहाना बयानबाजी और जंगी जुनून, आपने दीगर तजियाकारों की राय जानी, पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए या इस बयानबाजी को जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इनको इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाना चाहिए, हाईलाइट करवाना चाहिए? जनाब स्पीकर, आपके सवाल में कई सवाल हैं, कई जुज़ हैं, कई हिस्से हैं उस एक सवाल के। कशीदगी, जारहाना बयानात, जंगी जुनून एक, राजनाथ जी की धमकी दूसरा, और जो भारतीय फ़िज़ाइया के चार्ली चैपलन हैं, यानी माजरत के साथ चार्ली चैपलन से माजरत के साथ भारतीय फ़िज़ाइया के जो चीफ़ हैं चार्ली चैपलन, उनका बयान और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का बयान, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा। तो ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब को इस सवाल से निकालते हैं ताकि सवाल की संजीदगी बरकरार रहे। तो अब आते हैं सवाल पर। पहली बात, कशीदगी, जारहाना बयानात, जंगी जुनून, ये ना पहले कम हुआ था कि अब हमें कोई ख़तरा है कि बढ़ रहा है। हाँ, बयानात वक्फे वक्फे से आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, और मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अब हालात बड़ी तेज़ी से दुनिया के बदल रहे हैं। भारत को जो मसाइल इस वक्त, जिन मसाइल का सामना है और जिस तरह हमारा जवाब आया था, भारत को मिला था मार्का हक में, मुझे नहीं लगता कि भारत अभी कोई मुस्तकबिल करीब में एडवेंचर करेगा। जहाँ तक राजनाथ जी की धमकी है, ये पूजा पाठ एक दिन मुझे करते हुए दिखाई दिए थे असले की। राजनाथ साहब जी को कहना है कि भाई, मेरे प्यारे भाई, के तारीख और जोग्राफिया ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। राफेल गिर चुके हैं जो कभी नहीं गिरे। S-400 जो मजबूत दिफाई निज़ाम गिना जाता था, वो फारग हो चुका है, तबाह हो चुका है। इसराइली ड्रोन्स जिन पर आपको बड़ा मान था, वो हमारे किसानों, हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों ने उनको खिलौना बनाया हुआ था। और राजनाथ जी, तारीख और जोग्राफिया तब्दील हो चुका है। ट्रंप साहब समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान को सराह रही है और तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में लीड कर रहा है। पाकिस्तान बैक वक्त अमेरिका, चीन के करीब है और रूस से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान बैक वक्त ईरान और सऊदी अरब के करीब है और सऊदी अरब का दिफाई पार्टनर है। राजनाथ जी, तारीख और जोग्राफिया बदल चुका है। 50% टैरिफ, सदर ट्रंप का दौरा भारत मनसूख, भारतीय तिजारती वफ्द का दौरा अमेरिका मनसूख, और वो जो ट्रंप मेरा यार है और मोदी बड़ा ग्रेट है, वो सारा ख़त्म। और सफारती सतह पर आपकी तन्हाई और इस खित्ते में आपकी चौधराहट और अखंड भारत का ख्वाब बिखरता हुआ, और खालिस्तान समेत आज़ादी पसंद तहरीकें आगे बढ़ती हुई, और आपके राजनाथ जी, आपके मोदी साहब तारीख की सबसे, अपनी सियासी तारीख के सबसे दिफाई पोजीशन पर मौजूद हैं। तो लिहाजा तारीख और जोग्राफिया बदल चुका है और मज़ीद बदलेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। लिहाजा इतने पर ही आप सब्र और शुक्र करें। जहाँ तक चार्ली चैपलन का बयान है भारतीय फ़िज़ाइया का, मैं हैरान हूँ कितने झूठे, कितने अहम मुद्दे हैं और कितने झूठ बोलते हैं। यानी F-16 क्या है? कोई माचिस की डब्बी है, कोई एक पेन है कि कहीं आके तबाह हो गए या कहीं गिर गए F-16, F-17, C-130 और दुनिया को पता ही नहीं चला। आपके राफेल के तो मलबे दिखाए गए, आपके राफेल की तो गवाहियाँ ट्रंप साहब ने दी,
ये हमारे कहाँ हवा में फिजा में आपने मार दिया। यानी चार्ली चैपलिन साहब कुछ 6-7 महीने बाद जागे हैं और उन्होंने अजीब व गरीब मज़ का खेज़ बयान दिया, लेकिन चार्ली चैपलिन साहब मज़ का खेज़ ही बयान दे सकते हैं माज़रत के साथ चार्ली चैपलिन से। जहाँ तक जनाब स्पीकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की बात है, पहले भी कहा है, बार बार कह रहा हूँ कि मक्का मदीना का दिफा इससे बड़ी अच्छी चीज़ और खुश नसीबी कोई नहीं हो सकती। लेकिन अब इस दिफा से हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा। इस दिफा से हमें अपने मफादात, ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। हमें सिर्फ वो जो तैयारा हवा में हिसार में लेके तो हमारे वज़ीर आज़म हबीबी हैया हैया कर रहे थे, सलूट मार रहे थे, उससे एक कदम आगे जाना होगा। उससे एक कदम आगे जाकर अपनी बेरोज़गारी, अपनी गुर्बत, अपने कर्जे, अपनी मईशत को बेहतर करना होगा। और उससे आगे जाकर हम जो कुछ उनको दे सकते हैं वो देना होगा, और वो जो कुछ हमें दे सकते हैं वो सोचना होगा। और हमें अपनी नालायकी, नाअहली और उससे निकलना होगा कि हम जनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस वालों को $7 अरब ज़ाया कर चुके कि हम उनको मंसूबे नहीं दे सके। तो ये जो बड़ा तारीख साज मोड़ है, बड़ा तारीख साज लम्हे हैं, इनको हमें कैश कराना होगा अपने मुल्क के लिए। बहुत हो गया खुशी के शादियाने और खुशी के भंगड़े और ढोल बजाए, हमने बहुत बजाए। तो अब वक्त आ गया है कि अपने मफादात पर फोकस करें, अपनी मईशत बेहतर करें, अपनी दहशतगर्दी जो भारत इंडायरेक्ट करवा रहा है उस पर फोकस करें, अपने जो अंदर हमारा सियासी अदम इस्तेकाम है, नफरतें हैं, तकसीम है, उसे ख़त्म करें और अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करें। लिहाजा आखिरी बात यही है कि बदकिस्मती है कि एक पड़ोसी मुल्क है और वो इस तरह का है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर एक आध साल और इसी तरह गुजर गया तो मोदी साहब का दी एंड होने वाला है और मोदी साहब जाने वाले हैं, तो चीज़ें हो सकता है आगे चलकर बेहतर हों। बहरहाल अभी जंगी जनून, जाराना बयान, कशीदगी, ये सिर्फ बयानात तक है, कशीदगी तक है, आगे कुछ नहीं मुझे होता नजर आ रहा। सही महमल, अगर आप इस डिस्कशन को कंक्लूड कर सकें कि यही बात जो एक तो भट्टी साहब भी कर रहे हैं और दूसरा इंटरनेशनल फोरम्स पर ये हाईलाइट करवाना ज़रूरी है जो भी जारिहाना बयानबाजी है जो कि भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से सामने आ रही है। देखिए बशर, एक तो जो ISPR ने स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी वाज़ेह थी। जो इनके आर्मी चीफ और इन्होंने जिस तरह के इश्तिहाल अंगेज बयान दिए बहुत ही टू द पॉइंट थी, बड़ी सख्त भी थी। और वो बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो यही है कि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फिर आप भी बचेंगे। अगर आप हमारी डिस्ट्रक्शन चाहते हैं तो फिर आप लोगों के साथ भी यही होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बशर, जो एक चीज़ और बिल्कुल ये हमें इंटरनेशनल फोरम में उठाना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम पे एक चीज़ और ज़रूर उसकी बात होनी चाहिए और हो भी रही है वैसे, कि जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, यानी कि वो BLA हो, वो TTP हो, वो जिस तरीके से आप देखें कि ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, भारत की हार के बाद वो जिस तरीके से मुतहरक हुए और वो जितने ज़्यादा मजीद उसके अंदर उनके अटैक्स के अंदर और इन चीज़ों के अंदर तेजी आई, इस चीज़ को भी हमें बार बार हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि क्योंकि इंडिया हमें जो है वैसे तो मिलिटरीली हरा नहीं सका, तो वो इन प्रॉक्सीज के थ्रू जो है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और हमें हमारी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और बाकी सिक्योरिटी कंसर्न जो है, इस चीज़ को हमें बार बार हाईलाइट करना चाहिए बिकॉज ऑफ दोज प्रॉक्सीज। ये बात हमें हर जगह बिल्कुल कहनी चाहिए। सही, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यूट्यूब आप लोगों की जानिब से जो सवालात पूछे गए हैं हमारे तज़कियाकारों से, उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात पूछे गए हैं हमारे पैनल से, उनके सामने रखते हैं। महमल, आपके लिए सवाल ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती सियासी कशीदगी के तनाजुर में सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी से रब्ता किया है, क्या उनकी कोशिशें तनाव कम कर सकेंगी? देखिए बशर, उनकी कोशिशों से शायद इस तरीके से तनाव कम हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक मैसेंजर की तरह, यानी कि एक मैसेज वहाँ से लेकर दूसरी साइड को जो है भेज देंगे, उनको बता देंगे कि ये कहा जा रहा है। लेकिन असल चीज़ जो है पीपल्स पार्टी और नून को खुद करने की ज़रूरत है। वो एक ये है कि अपनी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है जो बहुत ज़्यादा शोला बयानी कर रहे हैं, यानी कि एक कुछ कहता है, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कहता है, नून लीग की तरफ से दूसरा जवाब बताए, फिर तीसरा जवाब बताए, चौथा, ये एक जो सिलसिला है, ये सबसे पहले तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। क्योंकि अगर ये बयानबाजी बंद नहीं होगी तो ये कशीदगी इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको मुबशर पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद शायद इसके अंदर
डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भतीजी जो है वो एक चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इंटरफेयर करे या उनको जो अंडरमाइन करे, इस तरह का कोई इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे। ही नोज ऑल द डायनामिक्स और ये सारा कुछ जो है, तो उससे इसके लिए जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है सीसीआई की मीटिंग बुला ली जाए। उसके अंदर चारों सूबों के वजीर आला होंगे, तो उसके अंदर जब पानी के ऊपर बात होगी, बाकी चीज़ों के ऊपर बात होगी, तो ये भी बात हो सकती है, क्योंकि पानी के मामले के ऊपर भी कशीदगी हो रही है। फिर अब ये जो एक हो रहा है कि जी कराची वर्सेस लाहौर वाली चीज़ भी जो हो रही है कि पंजाब और सिंध की भी जो इस तरह से किया जा रहा है कि उनके दरमियान मुकाबलेबाजी चल रही है, ये वाली चीज़ें भी महम छोड़े और सियासत पर अपनी फोकस करे, अपनी अपनी कारकर्दगी पे जो है फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि इस किस्म के बयानात दिए जाए। लेकिन आपको लगता है कि अगर ये राब्ता हुआ है, आगे चल के मोहसिन नकवी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो जो बयानबाजी आ रही है वो रुक सकती है? बेसिकली देखें, ये एक वैसे एक पीपल्स पार्टी की तरह से आप कह लें कि ये एक मैसेज है, यानी कि जारी वजह सदरदारी साहब ने अगर बुलाया है तो ये एक पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मैसेज है कि वाइट फ्लैग है, यानी कि इसको थोड़ा सा एक अमन की जो बात जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो वाली चीज़ है। लेकिन मैंने कहा कि उसके लिए मजीद भी चीज़ें, ये तो मैसेज तो कन्वे हो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें करनी है वो दोनों पार्टीज ने करनी है, यानी कि ये बयानबाजी खत्म करे, फिर किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और वहाँ बैठ कर ये बात जो है सारी चीज़ें आपस में बैठ के करें। ठीक है, साफ़ी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपके लिए जो पूछा गया है यूट्यूब पर वो ये है कि हाफिज नईम रहमान का पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालिबा, क्या ये पॉलिसी के तनाजुर में एक मुतनाज़ा तजवीज़ बन सकती है? देखिए, एक तो हमास ने इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया है कि उसको पाकिस्तान में दफ्तर दिया जाए। हमास जिस इलाके में सरगर्म अमल है, फ़लस्तीन और उस से जुड़े हुए इलाके, तो वो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। मेरे ख़्याल में ये उनको भी सूट नहीं करता कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपना दफ्तर बना दे, तो उनकी तरफ से मुतालबा नहीं किया गया है। और पता नहीं हाफिज़ नईम रहमान साहब ने किस बुनियाद पे ये तजवीज़ दी है, लेकिन अगर हमास मुतालबा करें और उसके लिए दुनिया में कोई और जगह ना रहे तो फिर उस पर सोचा जा सकता है। सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दीगर सवालात सामने रखेंगे सैयद मोहम्मद अली साहब और इरशाद भट्टी साहब के साथ। रहिए। वेलकम बैक। यूट्यूब पर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे ये सवाल पूछा गया है, मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के नुमाइंदों का अहम इजलास हो रहा है जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज क्या है, दहशतगर्दों की पनागाहें या तालिबान हुकूमत की खामोश ताईद? मैं समझता हूँ दोनों ही पाकिस्तान के लिए चैलेंज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये मैं समझता हूँ जो मॉस्को में ये इजलास है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि हम दो तरफ़ा सतह पे तो काबुल इंतज़ामिया के साथ मुसलसल राब्ते में उनको याद दहानी करा रहे हैं कि अगर वो इस खत्ते में और अपने मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं और एक ज़िम्मेदार रियासत की तरह पहचानवाने चाहते हैं तो उनको अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा करना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो एक रीजन की अहम ताकतों और ममालिक का इजलास है, ये मैं समझता हूँ हमारा जो बायलैटरल इंगेजमेंट है अफ़गान तालिबान के साथ, उसको मल्टीलैटरल लेवल पे रीइंफोर्स कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे ये वो अहम ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान में पे दबाव भी रखते हैं, उस पर असर व रसूख भी रखते हैं। तो और दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान को ये तमाम ममालिक दहशतगर्दी का मरकज़ भी समझते हैं और मुनशियात फ़रोशी और स्मगलिंग के हवाले से भी इन तमाम ममालिक को तशवीश लाहक है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मौका है कि मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन जो हैं वो मिलकर एक ज़बान हो के काबुल इंतज़ामिया को ये बावर कराएं कि अगर आप इस खत्ते में एक ज़िम्मेदार रियासत की तरह पहचानवाने जाते हैं, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी के राहदारी के जो नए मंसूबे आ रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, खुसूसन सीपैक की जो एक्सटेंशन की बात है अफ़गानिस्तान में, और साथ ही साथ उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रेन रिंग की बात है, तो उनको भारतीय प्रॉक्सीज़ जो हैं उनकी सरपरस्ती करने के बजाय एक ज़िम्मेदार अमन पसंद रियासत होने का सबूत देना होगा, अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा, ताकि न सिर्फ ये कि उनका दुनिया में इमेज बेहतर हो सके बल्कि ख़ुद उनकी आवाम को भी खुशहाली, तरक्की और तिजारत के समरात मिल सके। और अफ़गान वज़ीर भी भारत का दौरा कर रहे हैं, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि अफ़गान हुकूमत की तो डेफ़िनेटली ये डेस्परेट कोशिश है कि उनको इन्वेस्टमेंट मिले, कोऑपरेशन मिले, रिकॉग्निशन मिले और उनको कोई ज़्यादा अभी तक सुनवाई 1-2 ममालिक रूस के अलावा हुई नहीं है। तो डेफ़िनेटली वो तो हर जगह देख रहे हैं और यही हमें एक बहुत केयरफुल अंदाज़ में देखने की ज़रूरत है कि भारत के साथ जो उनके राब्ते हैं वो अगर तरक्की खुशहाली के हवाले से हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये उनका हक़ है। लेकिन अगर वो भारतीय तज़वीराती मफादात को और दहशतगर्दी की सरपरस्ती को अपने सरहदों के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की के लिहाज से जारी रखेंगे तो यकीनी तौर पे ये फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए भी बेहतर नहीं है और मैं समझता हूँ इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए भी इसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। सही। इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ और जो सवाल आपसे पूछा गया है वो ये है कि नए सर्वे के मुताबिक, एक सर्वे किया गया है उसके मुताबिक गजा जंग के बाद से पाकिस्तानी सार्फिन में बॉयकॉट मुहिम की हिमायत और अमल दरामद में नुमाया कमी देखी गई है। आपको इसकी क्या वजह लगती है? इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्लिम उम्मा, उससे छोटी वजह अरब ममालिक, अरब लीग, OIC, उससे छोटी वजह मुसलमान ममालिक और उससे छोटी वजह पाकिस्तानी हुकूमत। देखिए, इनफरादी तौर पर तो दुनिया के हर हिस्से में कहीं ना कहीं बाइकॉट भी हुआ, जलसे हुए, जलूस हुए, रैलियां निकाली गईं, इज्तिजाज हुए। ये जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला है ये भी इनफरादी सतह की कोशिशों का एक हिस्सा है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब आपको कोई लीड नहीं करता, जब हम देखते हैं अरब ममालिक की तरफ, हम देखते हैं अपने जो मुकद्दस मकामात उनकी तरफ, हम देखते हैं अपनी हुकूमत की तरफ, हम देखते हैं उम्मत मुसलमा की तरफ, तो वहाँ इतनी कन्फ्यूजन है, वहाँ इतनी दो नंबरी है, वहाँ इतनी वो क्या कहते हैं कम हिम्मती है, वहाँ इतना एक गो मगो की कैफियत है कि कोई फैसला नहीं हो पाता। कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन पहले दिन पहला बम गिरा था गजा पे, उस दिन अगर पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो जाती, इकट्ठी होकर सिर्फ सफारती और तिजारती बाइकआउट कर देती इसराइल का और तेल को बहैसियत हथियार इस्तेमाल कर लिया जाता, तो आज बिल्कुल सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मुझसे ज़्यादा पूरी दुनिया जानती है कि पहले लगे रहे कि उसकी मजम्मत की जाए, दूसरे लगे रहे कि एक दूसरे को टेलीफोन किए जाए, तीसरी मरतबा लगे रहे कि कोई हल निकाला जाए, चौथी मरतबा लगे रहे कि कोई इमदाद पहुंचाई जाए, और हर सतह पर ये नाकाम हुए। तो इनफरादी सतह पे आज भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ अपने सर्कल में जो इसराइली चीज़ें और अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट कर चुके हैं या कर रहे हैं या किए हुए हैं, लेकिन चूँकि इज्तिमाई सतह पर कोई कोशिश नहीं हुई, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो रहा है। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब, महमद साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।